नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन की अवधि में सदन की कुल 15 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र के दौरान पारित और विचार किए जाने के लिए कई विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाले 3 प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है। एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। संसदीय परंपराओं और उसके पालन के संबंध में राज्यसभा सदस्यों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लिहाजा मुद्दा आपका में आज हम बात संसद के शीतकालीन सत्र की करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी से। सुजीत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत घनश्याम तिवारी जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि संसद के नए भवन में पूर्ण अगर कहा जाए सत्र, ये आखिरी सत्र होगा इस सरकार का। शीतकालीन सत्र को आप कैसे देखते हैं? किन मुद्दों के लिहाज से यह सत्र महत्वपूर्ण है? कौन से बिल इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं? इस बार का जो ये नए विधान लोकसभा के और राज्यसभा के नए भवन में, नई संसद में जो सत्र होगा, ये पूर्ण सत्र होगा। पहले वाले में तो हमने एक महिला विधेयक पास किया था। इसमें 2-3 बात बहुत महत्वपूर्ण जी। पहला, ये सत्र 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद में होने वाला सत्र होगा। तुरंत ही 3 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं और 4 तारीख से सत्र हो रहा है, तो उसकी प्रतीक्षा पूरे सत्र पर उन रिजल्ट्स की रहेगी। जी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अब जैसे आपने बताया कि आगे फिर छोटे से बजट सत्र के बाद में लोकसभा के चुनाव आने हैं, जी। तो उसका पूर्वाभ्यास के रूप में भी इस सत्र पर असर रहेगा। तीसरा, इस पर जो सबसे बड़ा असर रहेगा वो रहेगा कि हिडनबर्ग और जार सोर्स के माध्यम से भारतीय संसद में जो प्रश्न पूछे गए और जिनमें प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके लोकसभा और राज्यसभा के पूरे सत्र को चलने नहीं दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और जिसमें अब इथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, वो मुद्दा भी इस लोकसभा और राज्यसभा में बहुत प्रमुख रूप से रहेगा। एक तो मैं कहना चाहता हूँ, जहां तक विभिन्न विधेयकों का जो सत्र है, जो कानून बनने वाले हैं, उनमें 1868, 1872 और 1898 इनमें जो कानून बने थे, आईपीसी के, सीआरपीसी के और अपने साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट के, उनमें जो आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, एक परिवर्तनकारी और एक आवश्यक जो परिवर्तन हो रहा है, उन विधेयकों पर चर्चा और उन विधेयकों में जो बातें कही गई है और जो लाई जा रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो उन सब पर इस सत्र में चर्चा होगी। और जो आपने बताया, अभी सबसे एक बड़ा बिल आ रहा है जिसमें जो अपने चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ बैठकर, वो लोकसभा के लीडर ऑफ द ओपोजिशन के साथ बैठकर बात होती थी। अब उनके बारे में स्पष्ट रूप से कानून बन जाएगा कि किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होगी, किस प्रकार का इनका काम होगा। तो ये इसलिए ये सत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होगा, शीतकालीन सत्र होगा, लेकिन ये उष्ण सत्र होगा। जी बिल्कुल। सुजीत कुमार जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप कैसे देखते हैं सत्र को? कौन कौन से मुद्दे विपक्ष के पास या बीजू जनता दल के पास हैं उठाने के लिए? किन बिल से आप बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस बार पारित होंगे? देखिए, मैं पहले तो घनश्याम तिवारी जी के बात से पूर्ण सहमत हूँ। ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 17वीं लोकसभा का ये आखिरी पूर्ण सत्र है। उसके बाद एक छोटा सा इंटरिम बजट जो पेश किया जाएगा वो जस्ट चुनाव से पहले, लेकिन पूर्ण सत्र, पूर्णकालीन सत्र ये आखिरी ही है, ये 17वीं लोकसभा का। और इसमें मुझे जो लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो कई बिल, जो विधेयक जो अभी पारित होने वाले हैं, जो 3 कानून, जो आईपीसी 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और जो सीआरपीसी 1973, ये तीनों ही, ये जो कानून, ये अंग्रेज के जमाने के कानून है।
जी और इन पे बदलाव, इनको कंप्लीटली, इसको पूर्ण रूप से इसको हटा के नए 3 कानून आ रहे हैं। भारत के साक्ष्य अधिनियम, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता। तो ये 3 कानून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, इतना जो टेक्नोलॉजी का बदलाव आया है, अभी टेक्नोलॉजी के चलते अभी जो नए नए जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, नए नए जो टेररिज्म लेके चलिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लेके चलिए, तो ये सब चीज, ये नया कानून, नया विधेयक, ये होम कमेटी इसको अभी स्टडी करी थी। मैं भी होम कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स में मैं सदस्य हूँ। जी और ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है अगस्त में। उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया था, इसका रिपोर्ट भी हम लोग ने सबमिट कर दिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये 17 में ये तीनों विधेयक पास हो जाएंगे। और देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए ये तीनों कानून बहुत ही अहम है, क्योंकि जो आईपीसी में टेररिज्म का कोई ऑफेंस का कोई ये नहीं था। जी और एक इसमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे 309 आईपीसी है, अटेम्प्ट टू सुसाइड। जी ये एक जुर्म था आईपीसी में। अब देखिए, कोई आदमी सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहा है, उसका मतलब उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और उसके ऊपर वो जब सुसाइड करने में फेल हो जाता है, मतलब बच जाता है, तो उसको हम लोग पनिश कर रहे हैं। तो ये उसमें हटाया गया है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रावधान भी। उसके साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के जो सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशन बिल है, इसमें जो 2 महत्वपूर्ण जो बदलाव आ रहे हैं, एक है कि इसका जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये 3 सदस्य रहेंगे। तो इसमें जो सरकार रहेगा, सरकार का पक्ष रहेगा ये जो सिलेक्शन में। और दूसरा है जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, जी और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थे। अभी उसको घटा के कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे अहम विधेयक इस सत्र में पार होगा। जब जहां तक बीजू जनता दल का सवाल है, हम लोग हमेशा जो भी जनहित में होता है, देश हित में होता है जो कानून, उसका उसका साथ देते हैं। हम लोग हमेशा सरकार को एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। जहां जरूरत होता है सरकार का क्रिटिसिज्म भी करते हैं। और लेकिन हम लोग कभी डिस्ट्रप्शन में बिलीव नहीं करते। हम लोग कभी वेल ऑफ द हाउस में नहीं जाते। घनश्याम जी सहमत होंगे कि बीजेपी जनता दल, हम ठीक अपना है। पक्ष रखते हैं, बहुत ही डेमोक्रेटिक वे पे रखते हैं, लेकिन कभी पार्लियामेंट को हंगामा शोर शराबा से उसको बाधा नहीं देते। जी और हम लोग स्टेट का जो इंटरेस्ट है, चाहे वो कोल सेस का सेस का बात हो, कोल रॉयल्टी का बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का बात हो, या फिर जो नेशनल हाईवे, बैंकिंग फैसिलिटीज, इंटरनेट सुविधा, उड़ीसा में जो काफी सुधार की जरूरत है, वो सब मुद्दे हम लोग उठाएंगे अभी। जी जाहिर सी बात है, विपक्ष के पास भी तमाम मुद्दे उठाने के लिए हैं, लेकिन घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने तमाम कई ऐसे कानून पहले भी खत्म किए हैं जिसके चलते आम जनता को खासी सुविधा मिली, सहूलियत मिली उसे, लेकिन अब एक व्यापक बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, सुधार की कोशिश की जा रही है भारतीय न्याय संहिता में। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं सबसे पहले तो विनीत कुमार जी की बात से सहमत हूँ कि इनका दल पूर्णतः राज्यसभा में मैं देखता हूँ कि रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करता है, विरोध पक्ष की नहीं करता, प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करता है। इसलिए एक तो उनकी बात को मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, और दूसरा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि भारतीय न्याय संहिता जी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जी इनमें व्यापक परिवर्तन। सबसे बड़ा पहला परिवर्तन तो यह हो रहा है कि इसमें जो राजद्रोह का मुकदमा था, जिसमें औपनिवेशिक मानसिकता थी, जी उसको समाप्त किया जा रहा है। बहुत सी सरकारों ने आज तक उसका दुरुपयोग किया है, यहां तक कि कोई एजिटेशन करने वालों पर भी राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। ये अंग्रेजों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ था, वो अब लोकतंत्र में उसको स्थापित वो किया गया। इसलिए एक तो राजद्रोह का मामला इसमें समाप्त किया जा रहा है। ये बहुत से केस बने हुए हैं बहुत से प्रांतों में, और बहुत से भारत केंद्र सरकार के। तो ये सारा जो राजद्रोह का जो औपनिवेशिक मानसिकता थी, उसको समाप्त किया जा रहा है। दूसरा, इसमें पहले आतंकवाद नहीं था, उस समय आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, सशस्त्र विद्रोह की कोई परिभाषा नहीं थी, और इसी प्रकार देश से अलग होने की बात की कोई परिभाषा नहीं थी।
उनको अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया गया है। और बहुत से ऐसी बात थी जो अपने इस वर्तमान युगानुरूप नहीं थी, उन सारे कानूनों को बढ़ाकर ये वास्तव में भारतीय न्याय संहिता होगी। न्याय का जो भारत का सिद्धांत है, वो सिद्धांत अब इस पर आएगा। आ रहा है 75 साल बाद, लेकिन आ रहा है, इसकी बहुत मूलभूत आवश्यकता थी। दूसरी बात, जो एक प्रोसीजर था सीआरपीसी का, जी नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाकर उसको लागू कर रहे हैं, उसमें समय नहीं था। ये समय दे रहे हैं कि भाई आपको 180 दिन से ज्यादा आप इसको किसी को भी जांच के लिए नहीं रख सकते। चालान का समय निर्धारित कर रहे हैं, फिर उसका ट्रायल का समय निर्धारित कर रहे हैं, फिर ये भी कर रहे हैं कि किन किन कानूनों में आपको जो जिस प्रकार के रेप आदि के मामले हैं, उन मामलों में किस प्रकार से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उसका सारा उदाहरण दे रहे हैं। तो इसमें सुधार होने से न्याय प्रक्रिया, न्याय मिलने में सुलभता होगी, आसान होगी और बाउंड होंगे लोग। दूसरी बात। जी तीसरी बात, जैसा अभी सुजीत कुमार जी ने कहा था कि समय बदला, डिजिटल युग आ गया। अब अपने सारे जो ये सारे इस प्रकार के साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, उन क्राइम्स के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हो। अब ये डिफेक्स वाला जो आया, डिफेक्ट वाला, ये बड़ा सबसे बड़ा खतरा हो गया है। जी उस प्रकार की बात है। फिर एविडेंस में अपन डिजिटल इसको मानते नहीं थे, वीडियो को नहीं मानते थे, और इसी प्रकार से एफएसएल की जो राय आती थी या कोई मेडिकल जुरिस्ट की राय थी, उसको केवल हम उसकी सलाह के रूप में मानते थे। अब जो साक्ष्य देने में परिवर्तन आ रहा है, उसमें वो गवाह के रूप में होंगे, जी और इस प्रकार उनकी बात का वजूद बढ़ जाएगा, उनकी बात का महत्व बढ़ जाएगा। इस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन इन 3 कानूनों में हो रहे हैं, और उसके वो बिल आ रहे हैं। जी, उम्मीद की जा सकती है कि इस सत्र में ये जो कानून है ये पारित होगा, बिल पारित होगा और कानून बनेगा। सुजीत कुमार जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश होगा। ये क्यों जरूरी है, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर का दूसरा संशोधन विधेयक? देखिए, जो जीएसटी काउंसिल का जो 52nd मीटिंग था, 52वां जो मीटिंग था, उसमें कुछ रिकमेंडेशंस लाए गए थे। तो ये जो जीएसटी सेकंड अमेंडमेंट बिल है, ये जो रिकमेंडेशंस को इफेक्टिव करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल है। जी, घनश्याम तिवारी जी, एक विधेयक और लिस्टेड है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, और इस विधेयक के माध्यम से सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है। आप कैसे देखते हैं इस विधेयक को? ये क्यों जरूरी है विधेयक? जम्मू और कश्मीर, इसमें कुछ 2 हिस्से हो गए हैं। एक तो लद्दाख इससे अलग हो गया है, इसलिए जो पहले सारा का सारी डिलिमिटेशन हुआ था उसमें लद्दाख भी शामिल था, अब लद्दाख शामिल नहीं है। अब जम्मू और कश्मीर 2 रीजन इसमें रह गए हैं। जनसंख्या बढ़ गई है, और इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है कि जनसंख्या के अनुपात में घाटी और जम्मू सब में जनसंख्या के अनुपात में एक तो वो सीटें बन जाए। दूसरा, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस कश्मीर की कुछ सीटें हमेशा के लिए रिजर्व हो जाए, क्योंकि हमारा परमानेंट हिस्सा है, वो भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए उसकी सीटें हो। और दूसरी, एक जो वहां से किसी कारण से अब जिनको पलायन करना पड़ा है जम्मू कश्मीर से, उन लोगों के लिए एक सीट रिजर्व हो, और जो पाकिस्तान से आए हैं उससे ऑक्युपाइड से, उनके लिए भी एक सीट हो। इस प्रकार की व्यवस्था की है। साथ ही उसमें पहले शेड्यूल ट्राइब का इनका आरक्षण नहीं था, अब इसमें इनका आरक्षण भी हो जाएगा। तो 370 हटने के बाद में उनको भी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी, जिस प्रकार भारत के अन्य प्रांतों में आरक्षण की सुविधा मिल रही है, वो सुविधा उनको मिले। इन सब महत्वपूर्ण कारणों के कारण से जम्मू और कश्मीर का ये संविधान संशोधन विधेयक आएगा, और इसमें इन सब व्यवस्थाओं की बात होगी, और इसलिए ये अति महत्वपूर्ण होगा और अपरिहार्य था इसको लाना, इसलिए उसको लाया जा रहा है। क्रिमिनल बिल लॉज हैं, उनके जो नए बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसके ऊपर एक मत रखना चाहता हूँ। जैसे घनश्याम जी ने तो कहा ही कि समाज के बदलाव, टेक्नोलॉजी आ रहा है, रूल ऑफ लॉ, एक्सेस टू, ये जो विधेयक है ये बहुत जरूरी है।
एक मैं और बताना चाहता हूँ, देखिए अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले हम लोग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है हर साल, जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें 2014 से पहले भारत का जो रैंकिंग था वो 135, 132, 130 के आसपास था। तो पिछले 9 साल में ये रैंकिंग सुधर के अभी 63 है। 2020 में लास्ट उसका रैंकिंग आया था, उसके बाद कोविड के बाद आए थे, तो 2020 में हमारी रैंकिंग 62 था। ठीक है, तो बहुत सुधार सुधार आया है। एक चीज जो हम लोग को पीछे रखा रहा है, वो रैंकिंग में हम लोग 30 में आ सकते हैं। 30, प्रधानमंत्री जी का भी ये अपेक्षा है कि हम लोग उसमें 30 में आ जाएंगे रैंकिंग में। लेकिन एक चीज जो हमको पीछे रख रहा है वो है जुडिशल रिफॉर्म्स। आज देखिए इंडिया में एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना मतलब लगभग इम्पॉसिबल जैसा है। 8 साल 10 साल लगता है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना। तो हमारे यहाँ 2 इंडियन कंपनीज वो लोग जाके सिंगापुर में, लंदन में, फ्रांस में आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है। 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 40 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, करीबन 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट, लोअर कोर्ट में। तो इतनी बड़ी जो हमारी कोर्ट्स पेंडिंग अभी चोक्ड अप है। तो ये जो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें बहुत अच्छा प्रावधान है, जो घनश्याम जी ने भी जिक्र किया है कि इसमें टाइम बाउंड प्रोविजन है फॉर आर्ग्यूमेंट, फॉर एडजर्नमेंट्स एंड फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। तो ये आगे चल के हमारी जो इतनी बैकलॉग है केसेस की, ये तीनों कानूनों से वो बहुत ही एक जो बैकलॉग को कम करने में एक बहुत सहायक हुआ। जी बिल्कुल। और शीतकालीन सत्र के लिए जो अन्य विधेयक सूचीबद्ध हैं, उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक है। इसी प्रकार केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। ऐसे तमाम बिल हैं, लेकिन सवाल यहां पर घनश्याम तिवारी जी एक और उठता है कि सदन चलेगा, बिल पारित होंगे, बिल पे चर्चा होगी, तमाम मुद्दे व सत्ता पक्ष और विपक्ष को उठाने का मौका मिलेगा। और इसलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये है, या मैं समझना इस चीज को चाहता हूं, क्योंकि जो राज्यसभा का कार्रवाई सूची है उसमें सांसदों को संसदीय परंपराओं और उसके तौर तरीकों को लेकर भी दिशा निर्देश के संदर्भ में बात कही गई है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संसदीय परंपरा और उसका पालन एक बड़ा मुद्दा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी लगातार इस बात पे जोर देते रहे हैं। सभापति के नाते वो लगातार सदन में चाहते हैं मुद्दों पे चर्चा हो, मुद्दों पर बहस हो। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जो संसद है और विशेषकर उच्च सदन है, उसमें परंपराओं का, नियमों का पालन होना चाहिए। परंपराएं वो हैं जो हमारे इतने साल लगातार इतने वर्ष काम करते करते जो परंपराएं हमारी हो गई निर्धारित, जी। उन परंपराओं को तोड़ना उचित नहीं है। लेकिन आजकल केवल इस बात के लिए कि हमको एक बात उठानी है, उसको हंगामे के माध्यम से उठाने की कोशिश करते हैं, और वो बात उठती भी नहीं है, और वो बात जनहित में भी नहीं होती है, और वो उठाने वाली पार्टियों के हित में भी नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय से ये मामला चल रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय का, उपराष्ट्रपति जी का ये अवगत कराना केवल जागृत करने के समान है कि उनको भेजा है कि भाई हमारे वैसे नियमों की हमारे पास किताब है, परंपराओं की हमारे पास किताब है, जजमेंट जो निर्णय हमारे पीठासीन अधिकारियों ने दिए उनकी किताब है। लेकिन इसका स्मरण करा दिया है कि आपको स्मरण हो जाए, और स्मरण होने से आदमी को जल्दी जो तुरंत बात स्मरण कराई जाती है उसको याद रहती है, और वो याद रहकर फिर उस पर कार्रवाई करे, एक्शन ले, और सदन ऐसे चले जैसे लगे कि वास्तव में उच्च सदन है। जी। इसलिए मैं इस परिपत्र का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस परिपत्र का सब पालन करेंगे, और जो सत्र है वो बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलेगा। और ये जो व्यापक बिल, विधेयक और अन्य सामान्य 0 आवर में उठाने वाले मामले हैं, विशेष उल्लेख में उठाने वाले मामले हैं, प्रश्न हैं, उन सब पर चर्चा होगी और सदन की कार्रवाई गंभीरता पूर्वक चलेगी। जी। सुजीत कुमार जी, आप कैसे देखते हैं दिशा निर्देश को? क्योंकि सवाल सदन की परंपरा का है, क्योंकि नारेबाजी का मुद्दा लगातार उठता रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं तो पूर्ण सहमत हूँ घनश्याम जी से।
देखिए, उम्मीद से दुनिया कायम है, तो मैं तो यही उम्मीद रखूंगा कि विपक्ष दल जो रचनात्मक जो इसमें चर्चा में भाग लेंगे, और जो नारेबाजी हंगामा ये सब चीज, ये बहुत ही दुखदायक है। और देखिए, जब सांसद आते हैं दिल्ली, संसद में आते हैं, तो कितनी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, हमारे लोग होते हैं, राज्य के लोग होते हैं, उनकी कितनी उम्मीदें रहती हैं कि हमारे एमपी जाएंगे दिल्ली में, हमारे स्टेट के विषय, कॉन्स्टिट्यूंसी के विषय, लोगों के विषय को उठाएंगे। और जब संसद हंगामे और शोर शराबे के चलते चल नहीं पाता है, तो ये बहुत दुखदायक है। कम से कम शून्यकाल और प्रश्नकाल का मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दो जो है, शून्यकाल और प्रश्नकाल, कम से कम इसका तो बहिष्कार नहीं करना चाहिए, इसका तो डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज है, हर बात की आप अपने विषय को वहां पे, आप अगर सरकार की आलोचना करनी है, खूब कीजिए, क्योंकि यही तो गणतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन आप आप सरकार की आलोचना करके भी वही सब मुद्दे लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, लेकिन ना कि हंगामा शोर शराबा करते हुए। लेकिन हम लोग खूब आलोचना करते हैं सरकार की, बहुत सारे ऐसे बिल हैं जहाँ पे हमने खूब आलोचना की है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हमको लगता है कि उड़ीसा को, हमारे राज्य उड़ीसा को केंद्र सरकार नेग्लेक्ट कर रही है, तो हम लोग खूब आलोचना करते हैं। लेकिन जहां हमें लगता है कि नहीं, सरकार की मदद करनी, सरकार की सपोर्ट करनी चाहिए, 370 हो या फिर सीए हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सारे बिल्स में हमने सरकार का साथ दिया। तो मैं यही उम्मीद रखूंगा कि सत्र अच्छा से चलेगा। और 15 दिन का सत्र है, लगभग आखिरी सत्र है 17वीं लोकसभा का, तो ये अच्छा से चलेगा, ये उम्मीद है मेरी। जी, बिल्कुल घनश्याम तिवारी जी, मैं एक बात और समझना आपसे चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो सदन की गर्मा से भी जुड़ा है, मर्यादा से भी जुड़ा है, संसदीय परंपराओं से भी जुड़ा है। अक्सर ये देखने में आता है कि सभापति जी द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है उसको लेकर भी तमाम तरह के किंतु परंतु सवाल उठाए जाते हैं। आलोचना कहाँ करनी है, किस स्तर पे करनी है, सदन के भीतर बाहर तमाम तरह की बात उठ के सामने आती है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सभापति जी जो चेयर से व्यवस्था दी जा रही है वो सदन की गर्मा के लिए, सदन में एक व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। देखिए, इसमें बहुत बातें, कुछ बातें बिल्कुल साफ है। जी, पहली बात तो यह है कि आसन यानी सभापति के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठाए जा सकते, और आसन से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। ये स्थापित परंपराएं हैं जिनका पालन करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभापति महोदय का, उपराष्ट्रपति जी का, कि वो जब से आए हैं तब से उन्होंने इन परंपराओं को पालन कराने के बारे में, और भिन्न भिन्न जो हमारे प्रकरणों में उन्होंने जो व्यवस्थाएं दी है, वो व्यवस्थाएं अद्भुत है। और वो उसी परंपरा की व्यवस्थाएं हैं जिसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे बड़े बड़े लोग अपने इसमें के सभापति रहे हैं। उनकी जो परंपराएं हैं, उस परंपराओं की व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने व्यवस्था की है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि सदन की जो बात है जी, उसको बाहर जाकर करना, उसको प्रेस में जाकर आलोचना करना, आसन की व्यवस्था की, ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ तो है ही, और विशेषाधिकार का हनन भी है। अगर सभापति चाहे और सदन चाहे तो इस विशेषाधिकार हनन में उनकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। इस प्रकार के दो प्रसंग राज्यसभा के पिछले 1 साल के समय में आए हैं। एक महाराष्ट्र के माननीय सदस्य का था, एक माननीय आप पार्टी के सदस्य का था। वो सर्वोच्च न्यायालय में भी गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी, चूंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है कि सभापति ने जो व्यवस्था कर दी उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और कोई भी न्यायालय सभापति की या संसद के निर्णय की, जो सभापति ने निर्णय दिया है उसका डिस्क्रेशन नहीं है कि उस पर डिस्कस करे। फिर भी चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाइए वहां जाकर माफी मांगिए और अपना बिना शर्त माफी मांगिए, तो इससे प्रमाणित हो गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन प्रक्रियाओं में दो फर्क है। जी, एक एक है मेंबरशिप को समाप्त करने की, एक है सदन के अंदर चलने वाली बातों की। तो जो सदन के अंदर की संचालन की व्यवस्था है उसमें सभापति का निर्णय सर्वोच्च है। उस निर्णय को कहीं भी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, और उस निर्णय का पालन करना ही है। और ज्यादा से ज्यादा है तो लोकतंत्र में एक अधिकार है कि उसके खिलाफ
वो वॉकआउट करके चले जाएं और वापस आकर बैठ जाएं, अपना विरोध प्रकट कर दे। इसके अलावा इससे एक्सेस करके जो भी काम करना है वो पूर्ण रूप से संसदीय मान मर्यादा और परंपराओं के खिलाफ। जी, जाहिर सी बात है, सदन में नारेबाजी करना, हंगामा करना, प्ले कार्ड्स लेकर आना, ये सदन की मर्यादा नहीं कहलाता है। ये किसी भी प्रकार से व्यवस्था के विरुद्ध कहा जाता है और इसलिए सभापति के तौर पे जो व्यवस्था दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे, सदन में अनुशासन के साथ कार्रवाई का संचालन किया जा सके। सुजीत जी, घनश्याम जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।